वेलकम बैक रॉकर्ड। स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के 18th पार्ट में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पर उन एपिसोड्स को जरूर देखिए। तो पिछले पार्ट में फेंग्यू दुबई से मिंग टैन को देखने आई होती है। दोनों मजे से शहर घूमते हैं और मिंग टैन की इन स्वीट मेमोरीज के साथ तो विदा लेती है। तब फेंग्यू की आंटी यानी उसके अंकल की जो वाइफ है उसको देखकर चौंक जाती है कि ये यहाँ वापस क्यों आई है। अब होटल में मियाँ का बुरा हाल हो रहा होता है और रेस्टोरेंट के एक टेबल पर बड़ी उदास बैठी होती है। तब दूसरी टेबल पर फेंग्यू की आंटी और एक औरत बात कर रही होती है। ये वही औरत है जिसका हस्बैंड मैच के बाद मिंग टैन से बात कर रहा था। वो औरत कहती है कि ये सब गलत है, मुझे डर है कहीं इससे प्रॉब्लम ना हो जाए। तब आंटी कहती है कि तुम क्यों डरती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा। वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड कुछ दिन में मरने वाला है, इसीलिए ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है ताकि उसके बाद तुम खुश रह सको। मेरे हस्बैंड को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी और वो जान गए थे कि अब वो जल्दी मरने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे खातिर इंश्योरेंस कंपनी के पेपर साइन किए थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं और मेरा बेटा तो आज इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी पाते। लेकिन सब तो यही समझते हैं कि बॉक्सिंग रिंग में उनके अपोनेंट ने उनको मार डाला। आज मैंने यहाँ फेंग्यू को देखा, 2 महीने पहले भी मैं उससे मिली थी और उसको देखते ही मुझे बहुत ही डर लगता है। खैर वो तो पुरानी बात है, अब उसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। अब ये बातें कर रही होती है कि मियान की बातें सुन रही होती है। तो क्या फेंग्यू यहाँ सच में आई थी, मतलब वो मिंग टैन से मिलने आई होगी। और ये सोचकर वो और भी उदास हो जाती है। अब सब वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मिया को इस तरह उदास देखकर जाओमी कहती है कि 30 मिनट हो गए हैं और तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वैसे तो तुम एक भी सेकंड के लिए चुप नहीं रहती, तुम्हें हुआ क्या है। इस पर मिया मिंग टैन को देखती है। ओह, तो मिंग टैन ने तुमको ठुकरा दिया है इसलिए तुम उदास हो, राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। और आप क्या सोच रही है मैडम? इसका मैं क्या जवाब दूं? ये सोचकर मिया कहती है कि कल रेस्टोरेंट में मैंने 2 औरतों को बात करते हुए सुना था। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि दोनों इंश्योरेंस के मामले में कोई फ्रॉड कर रही हैं और मेरे ख्याल से उन दोनों के हस्बैंड्स बॉक्सर हैं। ऊपर से वो दोनों फेंग्यू के बारे में कुछ बातें भी कर रही थी और मुझे उनकी आवाज भी सुनी सुनी लग रही थी। तो फेंग्यू के बारे में वो क्या कह रही थी ये तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, लेकिन वो फेंग्यू के बारे में कुछ तो कह रही थी। अब ये लोग वापस आ गए हैं। जाओमी सीधे अपने पापा के पास जाकर बहुत ही गुस्से में कहती है कि मुझे आपसे जरूरी बातें करनी है। और जब भी इन दोनों बाप बेटी को कुछ डिस्कस करना होता है तो ये फाइट करते हुए डिस्कस करते हैं और इस बार भी इनकी फाइट शुरू होती है। जाओमी गुस्से में अपने पापा को खूब मारती है। अरे अरे, इस तरह तगड़ा पंच क्यों मार रही हो, तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? ऐन वक्त पर वहाँ पर सुनहाव आता है और उसको देखते ही जाओमी गुस्से में उसको धक्का देकर बाहर चली जाती है। सुनहाव उसके पीछे जाता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सब जान गई हूँ, तुम सिर्फ डेथ स्ट्राइक सीखने के लिए मेरे साथ प्यार करने का ड्रामा कर रहे हो। मैं तुम्हारे और पापा के एग्रीमेंट के बारे में सब जान गई हूँ। मेरी बात सुनो जाओमी, मैं डेथ स्ट्राइक जरूर सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने वो सब तो मजाक में कहा था। नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम पर विश्वास किया, ये मेरी गलती थी। अब मेरे पीछे कभी मत आना, समझे? ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन सुनहाव उसका हाथ पकड़ लेता है। तब गुस्से में जाओमी मुड़कर उसको पंच करने जाती है। अब सुनहाव ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो चौंक कर खड़ा रहता है। जाओमी रोती भी कहती है कि आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना, मैं कभी तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं नहीं, मेरा हाथ जवाब देंगे, सुन लिया तुमने? अब ये कहकर वो रोती भी वहां से जाने लगती है। तब सुनहाव कहता है कि 1 मिनट रुको, अब तक मैं तुमको 99 रीजंस दे चुका हूँ कि मैं तुमको प्यार क्यों करता हूँ और तुम मुझे अच्छी क्यों लगती हो। और 100वां रीजन यह है कि तुम कभी किसी के लिए खुद को नहीं बदलती, तुम हमेशा तुम ही रहोगी, इसलिए तुम मुझको बहुत ही अच्छी लगती हो। अब ये सुनकर जाओमी रुक जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती और रोती भी वहां से चली जाती है। अब यहाँ मिया उदास होकर चल रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लड़के उसकी खूबसूरती को देखकर बेहोश होकर गिर रहे होते हैं। वो एक ग्लास के रिफ्लेक्शन में खुद को देखकर कहती है कि उदासी में भी मैं कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मिंग टैन ने कभी मेरी कदर ही नहीं जानी, ये उसकी बदकिस्मती है। मैं दुखी क्यों रहूं, मैं तो हमेशा ब्यूटीफुल हैप्पी मिया ही रहूंगी। ये कहकर वो खुद को दिलासा देती है और उसके चेहरे पर फिर से खुशी आ जाती है। अब उसकी खुशी के साथ वो खूब प्रैक्टिस करती है। तब मिंग टैन आता है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए? वो कहता है कि मैं आपका कोच हूँ, इसलिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बताइए कोच, मुझे क्या करना होगा? मिंग टैन कहता है कि आज आपको 25 किक्स करके प्रैक्टिस करनी होगी और आप मुझे किक करके प्रैक्टिस करेंगी। आजा बेटा, मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी। इस तरह सोचकर वो मान जाती है। अब मिंग टैन उसके आगे एक शील्ड पकड़कर खड़ा हो जाता है। फिर मिया उसको ऐसा अटैक करती है कि फर्स्ट किक में ही वो गिर जाता है। मिंग टैन ने ये एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था, क्योंकि पहले जब भी मिया मिंग टैन को किक करती थी तो बहुत धीरे से करती थी, लेकिन अब तो मिया के अंदर आग जल रही है और अब उसको मिया की असली स्ट्रेंथ का पता चलता है। फिर भी उठकर खड़ा होता है। अब मिया की हर किक इतनी तगड़ी होती है कि मिंग टैन हवा में उड़कर दूर जा गिरता है।
अब यहाँ मिंगटैन रेफरी से कहता है कि मिया इतनी स्ट्रांग है ये मुझको आज पता चला। तब रेफरी बताती है कि मिया इस कॉलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक है। दूसरे फाइटर्स के साथ लड़ते वक्त तुम हेलमेट के बिना फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर मिया रिंग के अंदर हो तो कोई भी फाइटर हेलमेट के बिना अंदर नहीं आ सकता। एक और बात बताती हूँ, इस पूरे कॉलेज में अगर फेंग्यू के अगेंस्ट कोई लड़ने की क्षमता रखता है तो वो सिर्फ मिया ही है, लेकिन मिया कभी फेंग्यू के साथ लड़ती नहीं। मिया का एक ही सपना है कि वो शादी करके एक माँ बने और अपने बच्चों की अच्छी से देखभाल करे। ये सुनकर मिंगटैन बड़ा ही हैरान हो जाता है। तब फेंग्यू उसको कॉल करती है तो वो किसी काम का बहाना बनाकर वहां से तेजी से भागता है। दरअसल फेंग्यू दुबई से लौट आई है और मिंगटैन से मिलने कॉलेज में आई होती है। अब दोनों एक जगह पर बातें कर रहे होते हैं और फेंग्यू मिंगटैन के लिए बिल्कुल वैसा ही एक रैबिट डॉल आई होती है जैसा मिंगटैन ने उसको दिया था। अब इन्हें इस तरह मिलते हुए देखकर मिया बहुत ही उदास होकर चली जाती है। अब मिंगटैन मिया से मिलता है और कहता है कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। वो कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? नहीं, मैं अभी कहना चाहता हूँ, दरअसल ये मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था कि मैं फेंग्यू से प्यार करता हूँ। तो वो भी कहती है कि मैं भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें मुझसे ज्यादा फेंग्यू क्यों अच्छी लगती है? मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ लेकिन फेंग्यू हमेशा तुमको डांटती रहती है, फिर भी तुम उससे प्यार क्यों करते हो? अब मिंगटैन कहता है कि ये तो दिल की बात है, इसे फीलिंग्स कहते हैं। सच कहूँ तो मेरा और फेंग्यू का दिल एक जैसा है। एक क्लास में फर्स्ट रैंक लाने वाला स्टूडेंट का और लास्ट रैंक लाने वाले स्टूडेंट का दिल एक जैसा ही होता है, क्योंकि दोनों हमेशा अकेले होते हैं, उन दोनों के कोई फ्रेंड्स नहीं होते। अब यहाँ मिंगटैन मिया को सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है। इस पर मिया कहती है कि चलो ठीक है, तुम कुछ समझाना चाहते हो लेकिन मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। फेंग्यू नंबर 1 है लेकिन मैं दूसरे नंबर पर ही खुश हूँ और अब मैं तुमको और परेशान नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो एक अच्छी फ्रेंड की तरह मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और ये कहकर वो खुशी से मिंगटैन के साथ हाथ मिलाती है। अब मिंगटैन का दिल भी हल्का हो जाता है और वो मिया से हाथ मिलाता है। अब फेंग ज़ोयू फेंग्यू को लेकर अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है कि दूसरी सिटी में हमारी कंपनी की जो ब्रांच है, मुझे वहां जाकर कुछ अकाउंट चेक करने हैं। मैं दीदी को भी साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि वो भी कुछ सीख ले। इस पर दादाजी खुश होकर दोनों को जाने देते हैं, लेकिन दादाजी जानते हैं कि फेंग्यू कंपनी के काम के लिए नहीं जा रही है। अब बाहर आकर फेंग ज़ोयू कहता है कि देखा मैंने दादाजी को कैसे मनाया, मैं हूं ना एक अच्छा एक्टर। खैर आज तुम फर्स्ट डेट पर जा रही हो, खूब एंजॉय करना, ओके। ये कहकर वो फेंग्यू को डेट पर भेज देता है। अब मिंगटैन और फेंग्यू अपनी पहली डेट पर जा रहे होते हैं। वे राइड पर जाते हैं, फिर बीच पर जाकर खूब बातें करते हैं। दूसरी ओर जाओमी सुनहाओ की बात को सोचकर रो रही होती है। वो सुनहाओ के 100 मैसेजेस को फिर से पढ़ती है और सोचती है कि क्या ये सब कुछ झूठ था। फिर वो गुस्से में सारे मैसेज डिलीट कर देती है। यहाँ फेंग्यू अपनी डेट एंजॉय कर चुकी है और ये दोनों दादाजी के पास फिर लौटते हैं। दादाजी पूछते हैं कि बेटी आज का दिन कैसा था? फेंग्यू कहती है कि आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया दादाजी। फिर वे पूछते हैं कि जब तुम दुबई गई थी तो अचानक कहाँ गायब हो गई थी? अब फेंग्यू को रियलाइज होता है कि वो पकड़ी गई है, इसीलिए वो सच बता देती है कि मेरी फ्रेंड से MMA इवेंट में गई थी तो मैं उनकी मदद करने के लिए वहां पर आई थी। लेकिन दादाजी मैंने उस बात का अपने काम पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया। अच्छा तो क्या तुम मिंगटैन की मदद करने आई थी? अब मिंगटैन का नाम सुनकर भाई बहन दोनों ऐसे शॉक होते हैं कि क्या कहें। दादाजी कहते हैं कि आज के बाद तुम कॉलेज कभी नहीं जाओगी और ये सुनकर फेंग्यू की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। फिर खुद को संभाल कर फेंग्यू कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी पढ़ाई के मामले में आप बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। हाँ मैंने प्रॉमिस किया था और तुमने बदले में क्या किया? तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। हमारी फैमिली में किसी को भी लव मैरिज करने का कोई हक नहीं है। फेंग्यू कहती है कि प्यार तो मैं जरूर करूंगी। बेटी ये सब तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से मिंगटैन बोल रहा है, वो बहुत ही बुरा लड़का है। अब फेंग ज़ोयू कहता है कि दादाजी मैं मिंगटैन को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। अरे तुम तो कुछ बात ही मत करो मुझसे, तुमने भी इनके साथ मिलकर मुझको धोखा दिया है। मैंने बचपन से तुम दोनों को समझाया है कि हम बहुत ही अमीर हैं, इसीलिए कई लोग तुम दोनों को बहकाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें उन लोगों से सावधान रहना होगा, कहा था ना मैंने। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस लड़के से प्यार करो? दादाजी अब मैं वो छोटी लड़की नहीं हूँ जिसे आप डरा कर रखते थे। मैंने पहले उससे प्यार किया और मैंने खुद उसको अपना लव प्रपोज किया, उसने मुझे नहीं बहकाया। अब ये सुनकर दादाजी गुस्से में चिल्लाते हैं कि इतनी हिम्मत आ गई तुम में कि तुम मेरे सामने ये बातें कर रही हो। उस लड़की का स्टेटस देखा तुमने? उसने सब कुछ प्लान करके किया हुआ है। उसकी हैसियत को लोगों को प्यार करने के सपने कभी नहीं देखने चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुन लो। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है कि तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में कई प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको तुम फेस नहीं कर पाओगी। मेरी बात मानो, उसको भूल जाओ। दादाजी मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ये सब कहेंगे। क्या सिर्फ अमीर लोग ही प्यार कर सकते हैं? क्या सिर्फ अमीर लोग ही शादी कर सकते हैं? मैं ये नहीं मानती और मैं आपकी ये बात कभी नहीं मानूंगी। अब गुस्से में ये सब कहकर फेंग्यू वहां से चली जाती है। इस पर दादाजी को बहुत ही बुरा लगता है। अब फेंग ज़ोयू फेंग्यू को मैसेज करता है, लेकिन फेंग्यू इस बार अपनी बात पर अड़ी रहती है और घर छोड़कर चली जाती है।
अब वहाँ जाओमी को दिखाते हैं जो दिन भर सुनाओ कई मैसेज के बारे में सोच रही होती है, इसलिए रात को सपने में भी वही आता है। अब वो चौंक कर उठती है और सोचती है कि तुम मुझको चैन से सोने भी नहीं दोगे क्या। फिर वो देखती है कि फेंग्यू उसके पास सोई हुई है। वो सोचती है कि क्या मैं अब भी सपना ही देख रही हूँ। फिर वो फेंग्यू को टच करके देखती है और सचमुच फेंग्यू लेटी होती है। फिर जाओमी उसको जगाकर पूछती है कि यार तुम मेरे कमरे में कब आई, तुम तो ऐसा कभी नहीं करती थी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। फेंग्यू बताती है कि दादाजी से मेरा झगड़ा हुआ है, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया है। अब जाओमी देखती है कि कमरे में फेंग्यू का सूटकेस भी है, लगता है यह हमेशा के लिए घर छोड़ चुकी है। और ये सोचकर फेंग्यू से पूछती है कि आखिर बात क्या है। फेंग्यू उसके कान में कुछ कहती है। इस पर जाओमी शॉक होकर पूछती है कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को लव प्रपोज भी कर लिया है। और जाओमी के इस शौक के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आप अगले थ्रिलिंग पार्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।